तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें हम गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के बारे में, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन, ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि कोई भी मैटर को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब गैस, हमें पता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के कंपैरिजन में हाई होते हैं। तो अगर मुझे गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आखिर ये फोर्सेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस फोर्सेस को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को किसी भी तरीके से एक दूसरे के पास में ला पाए तो हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब मॉलिक्यूल्स को पास में कैसे लाया जाए, ये हम कर सकते हैं पहले प्रेशर बढ़ा के या फिर टेम्परेचर को घटा के, या दोनों के कॉम्बिनेशन से। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे प्रेशर के बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और इस सिस्टम में एक मूवेबल पिस्टन है, तो इस मूवेबल पिस्टन का वॉल्यूम कम करके मैं प्रेशर को बढ़ा सकता हूं। अब जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम को कम करना पड़ा। वॉल्यूम कम करना पड़ा, इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस को कम करना पड़ा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ गए। अब अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में हैं तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने बढ़ा दिया, और इस तरीके से हम प्रेशर बढ़ाने से गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर को घटाने से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में मैं टेम्परेचर को घटाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को घटा रहा हूं। क्यों? अगर हमको याद है तो केटीजी में हमने पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं टेम्परेचर को घटाता हूं तो इसका मतलब मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी घटा रहा हूं। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स अब मेरे स्लो मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी कम है और वो स्लो मूव कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स सेटल हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। अगर वो पास में आ रहे हैं तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, और अगर वो फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। हमने ये देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करने से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर प्रेशर पे होता होगा हर गैस के लिए। तो थॉमस एंड्रयूज नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी गैसेस को एनालाइज करके उन गैसेस के क्रिटिकल कांस्टेंट्स दिए। अब कोई भी गैस का क्रिटिकल स्टेट क्या होता है? क्रिटिकल स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे गैसेस और लिक्विड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली वो पॉइंट कोई ना कोई टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस पे ही होगा। तो ये उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, उनको हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स बोलते हैं। और इस क्रिटिकल स्टेट पे जो टेम्परेचर है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और उस स्टेट पे जो प्रेशर है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, और उस स्टेट पे जो वॉल्यूम है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए अब एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी मैटर सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये हर एक मैटर का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो अगर मान लीजिए हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो वहां पे सिर्फ गैसियस स्टेट ही एग्जिस्ट करेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, मतलब कि
जितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना हाई आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्योंकि गैसेस उतनी ही इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर को। क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम को। सेम इसी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ सब्सटेंसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इन सब में CO2 सबसे इजीली लिक्विफाइबल है। एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उस एक्सपेरिमेंट की मदद से एंड्रयूज ने CO2 का फेज डायग्राम बनाया। ये फेज डायग्राम हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो एंड्रयूज ने बहुत सारे डेटा से ये पता करा कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहले उन्होंने 30.98 पे इस ग्राफ को प्लॉट किया कि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ है, तो इसको हम एक आइसोथर्म भी बोलेंगे। इस टेम्परेचर के ऊपर हमें सिर्फ गैसियस CO2 मिलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गैस का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। मान लीजिए हम पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट ए 21.5 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे CO2 गैसियस फॉर्म में। अब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हम वॉल्यूम भी कम करते जा रहे हैं, तो हम ये करते करते हम पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं। ये जो बी से सी का आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सी पॉइंट के पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट मिलेगा। चलिए अब आपके लिए एक सवाल है, क्या कोई आइडियल गैस जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस को फॉलो कर रही है, क्या वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो लिक्विफाई हो सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो हम गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते।